Hello everyone, this side Anurag Chauhan. Welcome you all to this amazing platform Study Smart Commerce. So guys, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका 18 जून को बिजनेस लॉ का एग्जाम है, तो मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चन जो मेरे को लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी की मैं प्रॉपर आपके लिए पीडीएफ लेके आ गया हूँ। ये पीडीएफ मेरी खुद की बनाई हुई है, मतलब खुद से मैंने सारे टॉपिक्स को अच्छे से लिख के सबको डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको एग्जाम में समझ के लिखने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि एट द एंड मेहनत आपको ही करनी है, लिखना आपको ही पड़ेगा एग्जाम में। लास्ट एग्जाम आपका मार्केटिंग का था, उसमें आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। ये क्वेश्चन पेपर है, आप इसमें देखो फर्स्ट सेकंड, ये वेरियस स्टेज ऑफ ये छठा सातवां, और इसमें से आपके 3 ये फंसे थे। ब्रांडिंग का डिजिटल मार्केटिंग करवाया था, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करवाया था, प्रोडक्ट मिक्स भी करवाया था। आप ये देखो, इसमें आपके सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में फंसे हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये होता है एक एनालाइज करके मतलब क्वेश्चन देना आपको। अब मैं एनालाइज, आप सोच रहे हो कि उतना एनालाइज करता कैसे, जो उसको इतने क्वेश्चन फंसे रहे, तो मैं आपको बता दूँ। मैं 10 ईयर्स के PYQ जो आपके इग्नू ने दिए हुए हैं, और 10 ईयर के असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें एनालाइज करता हूँ कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे जा रहे हैं। बट अगर वो 2022 में पूछा गया और 23 में नहीं पूछा गया, फिर 24 में पूछ लेगा, इसका मतलब है कि वो 25 में रिपीट हो सकता है। और 24 में पूछ के, सॉरी 23 में पूछा गया फिर 24 में नहीं पूछा गया, तो हो सकता है कि यहाँ पर रिपीट हो। बस मैं उसके लिए असाइनमेंट देखता हूँ कि असाइनमेंट में वो चीज़ दी हुई है या नहीं दी हुई है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, और मैं आपको वो चीज़ें मतलब बहुत अच्छी सी लैंग्वेज में मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने इसकी तरफ। एक सेकेंड, ये आपका टॉपिक 1, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ना। ओके, तो मैंने इसमें क्या क्या हुआ है, मैंने आपको सेगमेंट वाइज 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक, एक तरह से मैं आपको इसमें 10 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। मैं ये क्वेश्चन भी दे दूंगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि मैं आपको 10 क्वेश्चन, मैं इसको 10 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपको बहुत अच्छे से। ऐसे पढ़ाऊँगा कि आप मतलब दिमाग में बैठ जाएँ आपके, ठीक है। और ये पीडीएफ भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम होगा, वहाँ से आप इसे पीडीएफ अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ अपलोड कर लूँगा फ्री, ठीक है। ये टॉपिक 2, ये 3rd 4th 5th छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, इसलिए आपको पूरे 9 पेज की पीडीएफ है। आपको कुछ नहीं करना, बैठ के बस देखना है, जो भाई बता रहा है उसको देखना है, उसे अच्छे से समझना है कि हाँ भाई क्या बताया है, और एग्जाम में जाके लिख के आ जाना है। 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 110%। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ने वाले हैं वो द लॉज ऑफ ऑफर। इसमें मैंने आपको क्या करा है कि इसमें आपको मैंने 4 ऑफर बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। जनरल ऑफर, क्रॉस ऑफर, और स्टैंडिंग ओपनिंग, कंटिन्यूइंग, ये वो एक ही है, मतलब ये तीनों वर्ड एक ही हैं, तो आपको कंटिन्यूइंग याद रखना, कंटिन्यूइंग ऑफर। और एक और था इम्प्लाइड ऑफर। ये 4 ऑफर हैं। 110% मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने एनालाइज किया है उसके हिसाब से आपके शॉर्ट नोट में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आपके आने ही चाहिए। तो मैं आपको 4 ऑफर बहुत अच्छे से बता देता हूँ, है ना। पहले एक बार मतलब छोटी सी समरी जान लेते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 के तहत क्या था। जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी कोई लीगल इच्छा विल इसके मकसद से बताता है ताकि उसे सामने वाले की अशांति यानी हाँ ऐसा नहीं मिल सकती, तो उसे ऑफर या प्रपोजल कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम किसी को बिना उसके बताते हैं, जैसे किसी का कंसेंट लेना, एक तरह से कंसेंट लेना। आप बस याद रखो कि इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी का कंसेंट लेना, दैट्स इट। आप इसमें ज़्यादा कुछ याद मत रखो, बस याद रखो किसी का कंसेंट लेना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जनरल ऑफर। जनरल ऑफर के अंदर क्या है कि ये ऑफर किसी एक फिक्स इंसान या ग्रुप के लिए नहीं होता, ये बल्कि पूरी पब्लिक एट अ लार्ज, पूरी दुनिया के लिए होता है। लॉ का रूल कहते हैं कि जनरल ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए सेलर को कोई भी लेटर, कोई भी ईमेल भेजकर पहले हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी इंसान सबसे पहले उस ऑफर को में लिखी हुई कंडीशन को पूरा कर देता है, उसे कानून के मतलब एक लॉ के तहत वैलिड एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको ईमेल करके या फ़ोन करके वो चीज़ बतानी पड़ेगी। वो उसमें सबसे पहले जो कंडीशन फुलफिल कर देता है, तो वो ऑटोमेटिकली ही वो उसका पहला दावेदार बन जाता है। जैसे मैंने नीचे आपको एग्जांपल में बहुत अच्छे से 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, दोनों को आप पढ़ोगे तो मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल क्या है हमारे, एक कंपनी ने दवाई बनाई। तब दवाई बनाने के बाद उन्होंने बोला कि हम जो भी इस दवाई को पी लेगा उसे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, अगर होता है तो हम आपको 10 यूरो देंगे, 10 यूरो का रिवॉर्ड देंगे। मिस्टर एंड मिसेस चार्ली ने वो दवाई खाई, अब उन्हें फिर भी इन्फ्लुएंस हो गया, तो उन्होंने कंपनी से क्लेम मांगा भी कि मेरे को पैसे दो, आपने बोला था कि ये रिवॉर्ड हम देंगे और मेरे को ये हो गया, आपने हमें हाँ बोलकर लेटर तो भेजा ही नहीं। ये चीज़ बोली कंपनी ने। जब उस बंदे ने क्लेम मांगा तो उसने बोला कि आपने भाई हमें ये हाँ तो बोली नहीं लेटर भेज के कि हाँ आपने हमें मतलब कि मेरे को ये चाहिए। अब ये केस इस मिस्टर चार्ली ने क्या करा, ये कर दिया केस कोर्ट में। अब कोर्ट
कोर्ट ने क्या बोला, ये एक जनरल ऑफर है, मतलब दवा का रूल के मुताबिक खाने की एक्सेप्टेंस थी। ये नहीं था कि अब उसे बताना पड़ेगा, उसमें लिखा था उसकी दवाई खाने वाले को अगर मतलब फ्लू हो जाता है तो कंपनी उसका पैसा इतना देगी। अब उस बंदे ने, उस कंपनी ने चाल चलने की कोशिश की, भाई नहीं हम तो ये वो दे देते हैं कि आपने हमें लेटर तो भेजा ही नहीं। अब ये जनरल ऑफर था इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले बोला नहीं था कि आपको लेटर भेजना पड़ेगा, उन्होंने बस ये चीज़ बताई थी कि अगर मतलब इसे इन्फ्लुएंस हो जाता है तो क्लेम में हम इतना पैसा रिवॉर्ड में देंगे। अब इस चीज़ का फ़ायदा कंज्यूमर ने उठा लिया और कोर्ट ने भी उसे राहत दे दी कि हाँ भाई ये बंदा सच कह रहा है, और ये जनरल ऑफर के तहत था। वरना अगर ये मतलब बाई चांस क्रॉस ऑफर ये डिटेल ऑफर में होता तो उसे पहले बताना पड़ता कि हाँ भाई मैंने दवाई खाई थी और मेरे को क्लेम चाहिए, बट उसने दवाई खाने के बाद बोला कि हाँ भाई मेरे को क्लेम दो, तो इस वजह से उसे क्लेम नहीं मिलता अगर ये जनरल ऑफर नहीं होता। बट ये जनरल ऑफर था तो इसमें कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती। अब ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। एक रिच बिजनेसमैन है, उसका बेटा खो जाता है और उसको न्यूज़पेपर में इश्तिहार देता है कि भाई अगर कोई भी मेरे बेटे को ढूंढ के लिए आएगा तो मैं उसे 2 लाख रुपए कैश दूंगा। ठीक है, ये एक जनरल ऑफर है, उसमें कुछ नहीं लिखा, उसमें कोई रिक्वायरमेंट तो दी नहीं कि भाई ये होना चाहिए बंदे को जो ढूंढने वाले, वो लड़की होनी चाहिए, बंदे को ढूंढने वाला लड़का ही होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो अब एक इंसान ने क्या करा, शाम नाम का लड़का था, वो लड़के से रास्ते से जा रहा था, उसने देखा कि हाँ भाई एक बंदा है, उसे घर लेकर आ जाता है सामने, बिना कोई पहले कम्युनिकेशन की कंडीशन पूरी करे उसे घर ले आया और वो लीगली 2 लाख लेने का हकदार हो जाता है। इसी को हम जनरल ऑफर कहते हैं। अब आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया और एग्जाम में जब ये आएगा तो आप आराम से 2-3 एग्जाम्पल के साथ इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। अब हम चलते हैं अपने क्रॉस ऑफर की तरफ। क्रॉस ऑफर का मतलब क्या है, अनजाने में एक दूसरे को सेम ऑफर भेज दिया जाना, इसे कहते हैं क्रॉस ऑफर। आपने पता भी होगा, क्रॉस चेक कर लेना मतलब एक चीज़ को चेक करने के बाद रीचेक करना, उसी को क्रॉस चेक कहते हैं। बट हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये तब होता है जब 2 अलग अलग पार्टीज एक ही समय पर एक दूसरे को एक जैसा आइडेंटिकल ऑफर भेज देती हैं और दोनों को ही ये पता नहीं होता कि सामने वाले ने भी उन्हें वही सेम ऑफर भेजा है। इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर इसे इसमें काउंट होता है। ठीक है, अब गोल्डन रूल के तहत एग्जाम में यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप होता है, स्टूडेंट को लगता है कि दोनों की बातें मैच हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन लॉ कहता है कि 2 क्रॉस ऑफर्स कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखना, 2 क्रॉस ऑफर्स कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑफर और एक एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। यहाँ दोनों ही ऑफर्स हैं, एक्सेप्टेंस 0 है, ऑफर्स तो है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए क्रॉस ऑफर से कोई भी लीगल बाइंडिंग नहीं बनती है जब तक कि कोई एक बंदा दूसरे का लेटर वापस से फॉर्मल रिप्लाई ना कर दे। उसी को हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। अब एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, और मैंने अपने नाम से एग्जांपल दिया हुआ है इसमें। ध्रुव के पास एक पुराना लैपटॉप है, वो 11 जून को रमन को एक लेटर भेजता है कि मैं अपना लैपटॉप तुम्हें 25,000 में बेचना चाहता हूँ, मुझे 5 दिन में बताओ। ठीक है, अब बिल्कुल उसी समय सेम डे पे क्या हुआ, 11 जून को रमन के दिमाग में भी लैपटॉप खरीदने की चल रही थी कि मेरे को लैपटॉप खरीदना है। वो ध्रुव को बिना जाने एक लेटर लिख देता है कि मैं तुम्हारा लैपटॉप 25,000 में खरीदना चाहता हूँ। दोनों के लेटर्स रास्ते में क्रॉस हो जाते हैं, दोनों के दिमाग और प्राइस मैच हो जाते हैं, पर लॉ कहता है कि अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ये 2 सेपरेट ऑफर है, जब तक वो किसी एक को डिनाई नहीं करेगा तब तक वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, इसे क्रॉस ऑफर कहते हैं। आई होप कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर की तरफ। चलो हमारा स्टैंडिंग और ये आ जाता है, अभी 1 सेकेंड। अरे ओके, स्टैंडिंग ऑफर में कुछ नहीं समझना, आपको जो मैं कहता हूँ वो समझो। ऐसा ऑफर जो किसी एक ही बार एक्सेप्ट होने पर तुरंत खत्म नहीं होता, बल्कि एक निश्चित समय पर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू खुला हो रहता है, ताकि सामने वाली पार्टी उस बीच जब चाहे तब अपना ऑर्डर प्लेस कर सके। उसी को हम स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। ओपन या आपके नाम से भी समझ आ जाएंगे चीज़ आपको, जैसे क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूअस ऑफर, ये चीज़ आपको नाम से भी समझ आएगी। एक फिक्स टाइम तक चलता रहता है ये। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा यूज़ कॉर्पोरेट सप्लाई चेन में होता है और गवर्नमेंट टेंडर में होता है। जब कोई कंपनी टेंडर एक्सेप्ट करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता, वो सिर्फ एक स्टैंडिंग ऑफर बनता है कि पूरे साल के दौरान जब जब कंपनी यहाँ नए ऑर्डर रिक्वेजिशन भेजेगी तब तब एक नया सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर बायर चाहे तो किसी टाइम ख़त्म होने से पहले ही इस ऑफर का रिवोकेशन वापस ले सकता है। अगर वापस भी ले सकता है अगर कोई ऑर्डर ना दिया गया हो तो।
अगर कोई ऑर्डर दे दिया तो आप वापस नहीं ले सकते, बट अगर आपने कोई मतलब ऑर्डर नहीं दिया है बाई चांस, मतलब समझो कि एक गवर्नमेंट ने एक कंपनी जो है टीसीएस को उन्होंने बोला कि आप 1 साल तक एग्ज़ाम कराओ, बट उसने नवंबर में कोई दिक्कत, उसने जून में कोई दिक्कत कर दी एग्ज़ाम कराने में। तो अब ऐसा नहीं है कि सितंबर का टेंडर उसे मिलेगा ही मिलेगा, अगर मतलब अभी तक बात नहीं हुई है तो वो चाहे तो कैंसिल भी कर सकती है, गवर्नमेंट उसे ना दे। नहीं, टीचर्स नहीं, यहाँ पे एडिक्विटी देखो, अभी एडिक्विटी का जो केस वगैरह भी चल रहे थे ना, तो एडिक्विटी मान लो, तो जैसे एडिक्विटी ने एग्ज़ाम वगैरह में दिक्कत कर दी थी अभी एसएससी के 2025 में जो एग्ज़ाम होता प्री और मेंस दोनों, तो उसकी वजह से अब वो चाहे तो गवर्नमेंट चाहे तो एडुकेटी को ना देकर किसी और को दे सकती है। अब एडुकेटी ये नहीं कह सकती कि आपने मेरे को 1 साल तक चुना था। वो एक स्टैंडिंग ऑफर होता है, वो परमानेंट ऑफर नहीं है कि आप 1 साल तक ही करोगे, बट वो एक स्टैंडिंग ऑफर के अंदर उसमें आता है कि कंपनी चाहे तो मना भी कर सकती है, कंपनी नहीं, गवर्नमेंट चाहे तो मना भी कर सकती है कि आपने ये दिक्कत करी है। अब हम टीसीएस को दे रहे हैं, किसी भी कंपनी को दे रहे हैं, बट आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी इंडिया की कोई भी कंपनी, जो ये टीसीएस थी 105 पे, अब ये भी नहीं है, हमारी इंडिया की कोई भी कंपनी वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी के अंदर नहीं है। आपको जान के बहुत हैरानी की बात है। अभी तो आपको मतलब मेरे हिसाब से समझ नहीं आएगी चीज़, बट आप खुद सोचो, वर्ल्ड की जो टॉप 100 कंपनीज में कोई भी हमारी इंडिया की कंपनी नहीं है, कोई भी 100 हॉस्पिटल में हमारे कोई भी इंडिया का हॉस्पिटल नहीं है। बहुत दुखद है ये सब चीज़ें, पर क्या कर सकते हैं हम, गवर्नमेंट ने इतना वो किया हुआ है। कोई नहीं, हम अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। अब हम पढ़ते हैं, इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको छोटा सा ना। एक बढ़ती ट्रांसपोर्ट कंपनी ए एक कोल माइनिंग फैक्ट्री बी के टेंडर एक्सेप्ट करती है, जिसमें लिखा है कि हम पूरे साल 2026 में जब भी गाड़ी मंगवाएंगे आपको 10,000 रुपये पर ट्रिप के रेट से कोल सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यह एक स्टैंडिंग ऑफर बन गया। अब जनवरी में कंपनी ने 5 बार गाड़ी मंगवाई, तो 5 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हुए। एक ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 5 गाड़ी नहीं मंगवाई, 5 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हुए। फरवरी में 10 बार मंगवाई तो 10 कॉन्ट्रैक्ट हुए। अगर जून में कंपनी ने कोई गाड़ी नहीं मंगवाई तो फैक्ट्री केस नहीं कर सकती, क्योंकि स्टैंडिंग ऑफर में हर ऑर्डर पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर होता है। ऐसा नहीं है कि वो केस कर देगी कि मेरे से इन्होंने फरवरी में नहीं मंगवाया, आपको है नहीं तो कहाँ से मंगवाएंगे। इसी को कहते हैं कि आपका स्टैंडिंग ऑफर। आई होप कि आपको ये ऑफर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मतलब समझ आ गया होगा ना। अब हम चलते हैं अपने इम्प्लाइड ऑफर की तरफ। आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो कि सर, मतलब सर तो नहीं, मतलब भाई की ये वाली चीज़ मतलब आप थोड़ा सा डिटेल में बता दो, कैसे भी। मैं बस चाहता हूँ कि आप यहाँ से समझ लो और अपने एग्जाम में बना के लिखाओ। ठीक है, अब हम चलते हैं इम्प्लाइड ऑफर की तरफ। इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है? जो बोलकर लिख कर नहीं, हरकतों से पैदा होता है, उसे कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 9 का मुताबिक जो प्रपोजल बिना किसी स्पोकन राइटन वर्ड के बनता है उसे इम्प्लाइड प्रपोजल कहते हैं। यहाँ इंसान के एक्ट, हरकतों, कंडक्ट, बिहेवियर या उस टाइम के सर्कमस्टांसेस, स्थितियों से झलकता है। अगर आप किसी ऐसी जगह के बेनिफिट उठाते हो जो आम जनता के लिए पैसे लेकर सर्विस दे रही है, तो कानून मान लेता है कि आपने उसे साइलेंट ऑफर या कोई साइलेंटली एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आप वहाँ फ्री के बहाना नहीं बना सकते, इसी को आपका इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं। अब डीप एग्जाम्पल समझो इसका एक बार। बस, एटीएम और वेंडिंग मशीन। आप एक मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हैं और एक एसी बस आकर रुकती है, उस पर लिखा है कि कनॉट प्लेस। ड्राइवर या कंडक्टर आपसे कुछ नहीं बोलता, नो वर्बल नो रिटन वर्ड्स, बस के वहाँ आकर रुकना है। यह एक इम्प्लाइड ऑफर है। आप बस में चढ़ते हो और सीट पर बैठ जाते हो। आपके बस में चढ़ना इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है कि हाँ भाई, मैंने कनॉट प्लेस जाना एक्सेप्ट कर लिया है। अब जब कंडक्टर टिकट के 50 रुपये मांगने आपसे आएगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कब कहा था कि मैं पैसे दूंगा। लॉ का मुताबिक आप बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में हो और आपको पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने कनॉट प्लेस वहाँ पे देख लिया था ना जब आप चढ़े थे बस में, तो आपने एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ मैं टिकट के पैसे दूंगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो बोला ही नहीं आपको मैं पैसे दूंगा। ऐसा नहीं होगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसी को कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं ब्रेक तो ले नहीं सकता इसमें कि मैं अब 2-5 मिनट बैठ जाऊँ, जैसे और क्लासेस मैंने देखा था, हीना क्लासेस में एक चैनल देख रहा था, वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर वो मतलब वीडियो स्टॉप करके फिर मतलब कट करके करते हैं। ये तो अनकट, आपको मैं बता दूँ मेरी सारी वीडियो अनकट रहेंगी, कोई उसमें कटिंग नहीं होगी, कोई एडिटिंग, कोई कुछ नहीं होगा। जैसी रिकॉर्ड होगी वैसी डलेगी, क्योंकि आप जैसे मैं अब कहीं और से पढ़ के आपको फिर एक्सप्लेन कर दूँ तो वो चीज़ गलत है ना। अब जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको समझ तो आना चाहिए। इसका एक रिवीजन बॉक्स, ये मैंने इसमें डाल दिया था कि कोई भी बंदा जैसे मतलब एकदम जैसे अब हमने ऊपर पढ़ा और जल्दी जल्दी हम यहाँ पे पॉइंट मतलब रिवाइज कर लेते हैं। आपको जल्दी बता देता हूँ। जनरल ऑफर, पब्लिक एट लार्ज। एक सेकेंड इसका, हाँ ओके। जनरल ऑफर क्या होता है? पब्लिक एट लार्ज, कंडीशन पूरी, कॉन्ट्रैक्ट थ्रिल केस। क्रॉस ऑफर, आइडेंटिकल ऑफर क्रॉस, ऑफर प्लस ऑफर कॉन्ट्रैक्ट, नो लीगल बाइंडिंग। तो ऑफर आ जाते हैं ना उसमें। स्टैंडिंग ऑफर, ओपन फॉर अ पीरियड,
टेंडर, ईच पीरियड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड ऑफर, कंडक्ट एंड एक्शन, नो वर्ड यूज्ड, बस, एटीएम, वेइंग स्केल। ये आपके यहाँ पर रिविजन हो गया सारे ऑफर्स का। आई होप मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपको 110% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप बहुत अच्छे से ये वाला एक बार मैं रीड भी कर लेना, मैं पीडीएफ को प्रोवाइड करूँगी, तो अब मैं अगर कोई एग्जाम्पल आपको नहीं बताता हूँ तो आप उसे रीड कर लेना है ना। ये मत कहना कि भाई आपने वो एग्जाम्पल नहीं बताया, ये नहीं बताया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका जो है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पायर। कैविएट एम्पायर का मतलब होता है कि बायर का बिवेयर, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, इसका लीगल नेम कैविएट एम्पायर है, लेट द बायर बिहेवियर होता है, ठीक है। अब इसे आसानी से समझो। कैविएट एम्पायर एक बेसिक रूल है। क्या है? एक बेसिक रूल है जिसके साफ मतलब है लेट द बायर बिवेयर। खरीदार को खुद चौकन्ना रहना चाहिए। अब मैं कुछ सामान खरीदता हूँ तो मुझे चौकन्ना रहना चाहिए, वही कैविएट एम्पायर है, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट कहता है कि जब एक बायर मार्केट से कोई भी सामान खरीदता है तो यह उसकी अपनी पर्सनल ड्यूटी है कि वो सामान की क्वालिटी, फिटनेस और डिफेक्ट को चेक करे। अगर बायर बिना चेक किए खराब सामान घर ले जाता है तो वो बाद में दुकानदार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि और ना ही पैसे वापस मांग सकता है। सेलर या कोई फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपने माल के सारे डिफेक्ट बायर को खुद एक एक करके बताए। इसका सिंपल सा कहने का मतलब है, जब भी कोई बायर किसी शॉप पे सामान खरीदने जाएगा तो वो उसे सारी चीज़ें खुद चेक करनी पड़ेंगी। क्वालिटी, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरर डेट, ये सारी चीज़ें खुद चेक करनी पड़ेंगी। अगर वो बाई चांस ख़राब प्रोडक्ट बाय करके घर चला जाता है तो वो घर पे चेक करता है कि यार ये तो एक्सपायर है, तो वापस वहाँ पे जाके ये मतलब लीगली क्लेम नहीं कर सकता। अगर दुकानदार अच्छा होगा तो वो चेंज कर भी लेगा, बट अगर उसने मतलब क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब एक्सपायरी डेट नहीं चेक की और वो तब वहाँ पे जाके उसे बताता है कि मैंने ये मतलब कुछ भी XYZ सामान परचेज़ किया था और एक्सपायर है, तो अगर मतलब जो रिटेलर है अगर वो ठीक है तो मतलब एक्सचेंज कर भी लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर वो बाई चांस मना कर देता है कि मैं नहीं करूँगा, तो उसमें लीगली क्लेम नहीं कर सकता बंदा जाके कि लीगली केस करते उस दुकान पर कि भाई इसने मेरे को ये सामान दिया था। इसे आपका डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पायर कहते हैं। अब हम इसके एक्सेप्शन समझते हैं। जहाँ कैविएट एम्पायर फेल हो जाता है और सेलर की गलती मानी जाती है, एग्जाम में डायरेक्ट 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। तीनों एक्सेप्शन को ध्यान रखना। कौन सी? फिटनेस फॉर बाय पर्पस, सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन, फ्रॉड और एक्टिव कंसीलमेंट बाय द सेलर। बायर ने अपनी ज़रूरत पहले बताई थी। इसका मतलब है अगर बायर दुकानदारी पर जाकर सेलर को साफ साफ बता देता है कि मुझे ये सामान किस स्पेशल काम के लिए चाहिए और वो बायर उस सेलर के स्किल और जजमेंट को पूरा भरोसा करके डील करता है, फिर भी सेलर गलत सामान थमा देता है, तो यहाँ कैविएट एम्पायर का रूल टूट जाता है और सेलर हमेशा लायबल हो जाता है लीगली क्लेम करने के लिए। ये सब एक्सेप्शन है जहाँ पे ये कैविएट एम्पायर फेल हो जाता है, क्योंकि हर जगह काम तो करेगा नहीं। अब एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेना है ना। अगला है सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन। जैसा सामान वैसा सामान नहीं निकला, जैसा बताया वैसा नहीं निकला। चलो मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको, है ना। एक किसान राम ने एक सीड डीलर के पास जाता है और कहता है कि मुझे ऐसी मिट्टी के लिए खाद मतलब पैडी, धान को इंग्लिश में कहते हैं पैडी का बीज चाहिए जहाँ पानी कम होता है। सेलर कहता है कि ये वाला ले जो बेस्ट है। राम ने बीज बोए पर सारी फसल खराब हो गई क्योंकि वो बीज ज़्यादा पानी वाली मिट्टी का था। यहाँ बायर बिवेयर नहीं चलेगा, सेलर को नुकसान भरना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अगर वो नहीं पड़ता है तो ये राम जो है ये लीगली क्लेम कर सकता है। सॉरी, अगला क्वेश्चन है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन जैसा बताया वैसा सामान नहीं निकला। इसमें मतलब क्या? अगर बायर ने सामान को छूकर या देखकर नहीं खरीदा, बाकी सेलर के डिस्क्रिप्शन, ऑनलाइन फ़ोटो, कैटलॉग, ब्राउचर के बेस पर ऑर्डर किया था, जब माल डिलीवरी पर आया तो वो उस डिस्क्रिप्शन से मैच ही नहीं करा, यहाँ पे ये बिहेवियर फेल हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ए ने ऑनलाइन एक स्मार्टफोन ऑर्डर किया जिसका डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि 112 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। जब बॉक्स घर पे ओपन किया तो उसमें सिर्फ 4 GB था, लिखा था 12 GB, लेकिन सिर्फ 4 GB डिलीवर हुआ रैम और अलग प्रोसेसर था, सस्ता फ़ोन निकला। यहाँ सेलर ये नहीं कह सकता कि बायर को खुद देखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन गलत था, इसलिए सेलर को यहाँ पे गलती भरनी पड़ेगी और उसका पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा या फिर उसे यही वाला फ़ोन देना पड़ेगा जो उसने यहाँ पे बताया था। यहाँ पे भी ये फेल हो जाता है आपका।
अगला है फ्रॉड और एक्टिव कंसीलमेंट बाय द सेलर, जानबूझकर डिफेक्ट छुपाना। इसका मतलब है अगर सामान के अंदर का कोई भी चीज़ ख़राब है मतलब, और वो उसे ना बताना, जो एक नॉर्मल इंसान ऊपर से देखकर कभी पहचान ही नहीं सकता, और सेलर को उस खराबी का पता था पर उससे जानबूझकर उस पर पॉइंट मतलब पेंट लगा दिया या पॉलिश कर दिया या बताया नहीं कि भाई ये है, तो यहाँ पर भी ये फ्रॉड माना जाता है, और वो आपका जो ये कैवियर टेम्पर का केस है ये यहाँ पे भी फेल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमित अपनी पुरानी कार बेच कर रहा है जिसमें इंजन ब्लॉक अंदर से क्रैक टूटा हुआ है। अमित ने उस क्रैक के ऊपर एक हैवी में सील और इंजन कॉलर का थिक कोट लगवा दिया ताकि जब खरीदार कार देखे तो उसे सब नॉर्मल लगे। बायर ने कार चलाकर देखी, सब सही लगा और ख़रीद ली। 2 दिन बाद जब इंजन ब्लास्ट हो गया तो कोर्ट कहेगी कि सेलर ने एक्टिव फ्रॉड किया है, उसने पता था कि वो दिक्कत है, इसलिए कैवियर टेम्पटर यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगा। ये जब मैंने आपको एक्सेप्शन बताई कि जहाँ पर कैवियर टेम्पटर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो मतलब नुकसान होगा ना, अगर ये सब चीज़ें में भी अगर अप्लाई होने लगा फिर तो नुकसान किसका है, जो बायर कर रहा है वो उसका नुकसान है। बट हमारे जो न्यायपालिका है वो अभी भी हमारे ही फेवर में है। अगर आपको कोई भी मतलब गवर्नमेंट से या मतलब किसी सिटीजन से कोई भी प्रॉब्लम है, पुलिस जैसे आपने सुना होगा कि अगर पुलिस केस नहीं लिखती है तो कोर्ट पुलिस को लताड़ देती है कि आपने केस क्यों नहीं लिखा। तो न्यायपालिका ने ऐसा नहीं है कि सब मतलब आम आदमी के लिए सब चीज़ें वो कर रखी हैं, ऐसी चीज़ें बहुत है जहाँ पर राहत भी दी हुई है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, प्रोमिसरी नोट पढ़ेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे और चेक पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि इसमें जो इंसान किसी का उधार का पैसा दबा कर बैठा है, यानी डेटर, पैसा उधार लेने वाले को डेप्टर कहते हैं, डेटर, वो खुद एक पेपर पर लिखता है और बिना किसी कंडीशन के अपना सिग्नेचर करके वादा करता है कि मैं ए से वादा करता हूँ कि मैं बी को या उसके ऑर्डर पर किसी पर्सन को 1 लाख एग्जैक्ट 2 महीने बाद चुकाऊंगा। इसे हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं। इसमें हमेशा सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं, एक मेकर और एक पेई। इसमें हमेशा प्रोमिसरी टू पे होता है, ये हमेशा रिटर्न और साइन होना चाहिए। इसमें कोई कंडीशन नहीं हो सकती, जैसे ये नहीं लिख सकते कि मैं तब चुकाऊंगा जब मेरी लॉटरी लगेगी, ऐसा होगा तो फिर तो लॉटरी कब लगेगी कब नहीं चुकाएगा, इसलिए ये सिर्फ प्रोमिसरी नोट होता है, ये इनवैलिड माना जाता है। इसमें सिग्नेचर होते हैं और पेई और बायर के बीच की वो होती है कि मैं 2 महीने बाद एग्जैक्ट 1 लाख रुपये पेई को चुका दूंगा, उसी को हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं। नेक्स्ट आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है कि इसमें वादा नहीं होता, इसमें ऑर्डर हुक्म होता है। इसमें मतलब ऑर्डर दिया जाता है कि आपको 2 लाख रुपए 1 महीने के अंदर चुकाने होंगे एट एनी कॉस्ट, सामान बेचो कुछ भी करो। सामान बेचने वाला क्रेडिटर डॉलर एक पेपर पर ऑर्डर लिखता है खरीदार डेटर के नाम, तुम मुझे ये मेरे बोलने पर किसी तीसरे इंसान को 1 लाख चुकाओगे, चुकाने हैं नहीं चुकाओगे। जब तक वो खरीदार उस पेपर पर अपना सिग्नेचर करके एक्सेप्टेड नहीं लिखता तब तक उस बिल की कानून में कोई वैल्यू नहीं है। एक्सेप्टेंस के बाद भी वो लीगली बाइंड हो सकता है। मतलब कि अगर मैंने सिग्नेचर नहीं करे, बाई चांस मतलब मैंने सिग्नेचर नहीं करे, तब तक उस चीज़ की वैल्यू नहीं है ना कि मैंने एक्सेप्ट नहीं करा उस चीज़ को। अब आप कुछ भी लिख के ले आओ मेरे पास, जब तक मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा तब तक मैंने एक्सेप्ट नहीं करे। अब अगर मैंने सिग्नेचर कर दिया तो इसका मतलब मैंने रीड किया होगा पूरा तभी तो सिग्नेचर करे हैं, तो उसे एक्सेप्टेड माना जाता है अगर सिग्नेचर कर दिए जाते हैं। इसमें हमेशा 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉयर जो ऑर्डर बनाता है, ड्रॉई जो ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, पेई जिसकी आखिरी में पैसा मिलता है जिसे। इसमें ऑर्डर टू पे होता है, प्रोमिसर नहीं होता। प्रॉमिस वाले में प्रॉमिस टू पे होता था, इस वाले में याद रखना ये चीज़ आप, इसमें ऑर्डर टू पे होता है। नहीं आपका चेक तो आप सब ने पढ़ा होगा, बस मेरे हिसाब से कोई ऐसा है ही नहीं जो भी इस वीडियो को देख रहा है अभी उसके चेक के बारे में नहीं पता हो। ठीक है, चेक का मतलब क्या होता है, लो कहता है कि चेक और कुछ नहीं है, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है कि एडवांस छोटा भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज का ही एक एडवांस छोटा भाई है। बस इसमें 2 नियम फिक्स हैं, ये हमेशा एक स्पेसिफिक बैंक जैसे SBI, PNB, कैनरा, कोलकाता और ये सब के ऊपर ही ड्रॉ किया जाएगा। ड्रॉई हमेशा बैंक होगा, ठीक है, इसमें इंसान नहीं होता। इसमें पेमेंट बैंक तभी करेगा जब इसे ऑन डिमांड बैंक के काउंटर पर या क्लियरिंग में पेश किया जाए। इसमें कोई क्रेडिट पीरियड नहीं होता, 3 महीने बाद देना या कुछ भी का सिस्टम नहीं होता इसमें, जब दिखाओगे तब कैश मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। ठीक है, यही क्वेश्चन भी हो गया, आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं अपने वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपका जरूर एग्जाम में आए। ओके, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने लिखा था एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर के लिए दोनों का लीग एनालाइज नीचे दिया गया, माइक्रो पॉइंट्स से लिखना। ओके, अब हम चलते हैं इसकी तरफ, इसे मैं थोड़ा सा
पॉइंट वगैरह से समझाता हूँ आपको अच्छे से। ओके ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब पहले इसकी एक डेफिनेशन सुनो, फिर मैं इसे हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लेना। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल। मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत में बनाया गया था तब ये 100% लीगल, वैलिड और परफेक्ट था। दोनों प्रैक्टिसेस काम करने को रेडी थी, पर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद और काम खत्म होने के बीच में कुछ ऐसा अचानक बदलाव आया जिससे कानून बदल गया, कंट्री का ऑर्डर बदल गया, ये सब्जेक्ट मैटर ही नष्ट हो चुका है, जिससे अब वो करना कम्प्लीटली इम्पॉसिबल हो गया है। इसकी लीगल वैल्यू ज़ीरो हो जाती है और कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी पर केस नहीं कर सकती। ये आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब एग्जाम्पल से समझो आप, एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी है ए नहीं, कोको कोला से करते हैं ना, ठीक है। एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी है कोको कोला, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूटर बी के साथ, बी की जगह पे आप राजवीर लिख लो, बी की जगह पे राजवीर। एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी है कोको कोला और एक राजवीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो उसे 15 जून को 50,000 क्रेट स्टॉक डिलीवर करेंगी। 14 जून को हेल्थ मिनिस्ट्री की एक इमरजेंसी ऑर्डर निकालती है कि कोल्ड ड्रिंक में हार्मफुल केमिकल हैं, और कोको कोला में तो सच में हार्मफुल केमिकल है। ये चीज़ आप नोट कर लो अभी, इसमें कोको कोला में बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह डालते हैं लोग, ठीक है, केमिकल हैं, और इसकी सेल पर इमीडिएट बैन लगाया जाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इलीगल हो गया है। मतलब ये मतलब सेल नहीं कर सकती है, क्या नाम है, कोको कोला। मैं तो कहूँ सच में लगा दे गवर्नमेंट बैन, ठीक है, करना इलीगल हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट शुरू में वैलिड था जब उसने यहाँ पे बताया था कि 15 जून को 50,000 क्रेट्स आपको देनी है, बट अब ये कॉन्ट्रैक्ट जब वैलिड था बैन के बाद वैलिड नहीं होगा। ये अब क्या बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक होता है वैलिड और एक होता है वॉइड। मतलब ये वैलिड कब तक था, जब उसे बोला था कि 15, जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं है, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस फसाई की नहीं आई थी, तब तक ये लीगल था। बट उनकी गाइडलाइंस आने के बाद अब कोई भी क्यों, मतलब सेल क्यों ही करेगा वो, मतलब वो ये क्या नाम है, राजवीर क्यों ही खरीदेगा, जब उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जाहिर कर दी हैं कि कोई भी इसे मतलब सेल नहीं करेगा, तो वो क्यों खरीदेगा। तो अब ये क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसकी तरफ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। विक्टिम की चॉइस पर टिका हुआ होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय द लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर प्रैक्टिसेस थिएटर बाय नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स, ठीक है। हिंदी में समझो आप, मेरे को बताइए, आपको शायद समझ नहीं आया होगा ना, हिंदी में समझो। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ धोखा, जबरदस्ती या दिमागी दबाव बनाकर साइन करवा लिए होते हैं। लैक ऑफ फ्री कंसेंट, यहाँ पे कंसेंट जीरो होता है। कानून यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग रूल लगाता है। कानून कहता है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत डेड और वॉइड नहीं मानेंगे, हम पहले विक्टिम से पूछेंगे कि भाई क्या है, तुमने सच में साइन वगैरह किए हैं, नहीं करी। कानून विक्टिम को एक ऑप्शन पावर देता है कि अगर तुम चाहो तो कोर्ट में केस करके इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल या वॉइड करवा सकते हो। अगर तुम चाहो तो इसे चलने दे सकते हो। जब तक विक्टिम इसे कैंसिल नहीं करवाता तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। बट जैसे ही विक्टिम इसे वॉइड, मतलब केस वगैरह करके वॉइड करार दे देता है, तो ये तभी से वॉइडेबल हो जाता है। गलत काम करने वाले के पास कैंसिल करने का कोई हक नहीं होता, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझो इसका। राहुल समझो, राहुल एक बहुत बड़ा बदमाश है। राहुल नहीं, गोल्डी बरार लिखो ना यहाँ पे सॉरी मान लो राहुल एक बहुत बड़ा बदमाश है, मतलब बहुत बदमाश आदमी है। वो समीर के घर जाता है, समीर के सर पर गन रखता है और कहता है कि अपना 50 लाख का फ्लैट मेरे नाम पर 5 लाख में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन कर, नहीं तो गोली मार दूंगा। अब समीर डर के मारे क्या करेगा भाई, अगर देखो, अगर आपके साथ ये सिचुएशन होती है तो आप बहादुरी बता दोगे कि मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो गन उसी पे पॉइंट कर दूंगा या नहीं। जब सिर पर गन रखी जाती है तो जो समीर करेगा वही होगा। समीर डर के मारे साइन कर देता है। यहाँ समीर का फ्री कंसेंट नहीं था, समीर का कंसेंट था ज़ीरो, बिकॉज उसके कनपट्टी पर रखी थी बंदूक। यह कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ समीर। समीर के पास पावर है, उसके पास क्या है, पावर की। वो सेफ होते ही कोर्ट जाए और कानून को बताए कि कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्दी, वॉइड घोषित कर देगी। अगर समीर कभी कोर्ट गया ही नहीं और चुपचाप बैठा रहा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा, क्योंकि जज को, पुलिस को सपना नहीं आएगा कि उसके साथ वहाँ पे ऐसा हुआ था। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माना जाएगा अनटिल और अनलेस कि समीर बहादुरी करता है और कोर्ट चला जाता है कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, कि उसे आज ही वॉइड डिक्लेयर कर दो, और राहुल के खिलाफ एक लीगल कंप्लेंट, एफआईआर मतलब करने का आदेश दे देता है। फिर कोर्ट ही, कुछ और नहीं, कोर्ट ही पुलिस को आदेश कर देती है वहाँ से कि एफआईआर का, कि आप इसके राहुल के खिलाफ एफआईआर करो और इसे जेल में डालो, ये क्या करता घूम रहा है। अब इसका रिविजन सुन लो। वॉइड शुरू में वैलिड होता है, बाद में डेड हो जाता है। वॉइडेबल शुरू से ही रद्दी, शायद शेडी ऑप्शन बेस होता है।
राइट क्या है इसमें, वॉइड में किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वॉइडेबल में सिर्फ विक्टिम के पास ऑप्शन होता है, जिसके साथ जैसे उस समीर के साथ हुआ था। रीज़न, वॉइड होता है इम्पॉसिबल लॉ और वॉइडेबल होता है लैक ऑफ फ्री कंसेंट। दैट्स इट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है वैलिड बेलमेंट एंड डिफरेंट काइंड, सेक्शन 148 के तहत डीप स्टडी। ओके, इसमें क्या है कि सेक्शन 148 क्या कहता है कि बेलमेंट एक ऐसा लीगल रिलेशन है जहां एक पर्सन बेलर किसी दूसरे पर्सन बेली को किसी फिक्स टेम्पररी पर्पस के लिए अपने किसी गुड्स प्रॉपर्टी के पोजेशन कब्जा देता है, और इसमें शर्त होती है कि जैसे ही वो काम ख़त्म हो जाएगा बेली को वो सामान सही सलामत या तो बेलर को वापस लौटाना पड़ेगा या उसके कहे मुताबिक कहीं और भेजना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। बेलमेंट हमेशा याद रखना, सामान की ओनरशिप, मालिकाना हक कभी नहीं बदलती। जो ये बेलमेंट है ये कभी भी सामान का ओनरशिप नहीं बदलती, वो हमेशा बेलर के पास रहती है। सिर्फ पोजेशन, सामान का कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है कि आप इस सामान को, अगर आप किसी को अपना घर या ज़मीन दे रहे हो तो वो बेलमेंट नहीं है, क्योंकि बेलमेंट सिर्फ मूवेबल गुड्स, कार, कपड़े, बुक्स, लैपटॉप का होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जब अपना घर या फ्लैट वगैरह ये चीज़ वो सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्राइटेरिया वही समझ लेते हैं, है ना। एक सेकेंड। ओके, क्राइटेरिया ये ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट किसका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट, फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, सिर्फ सामान देने वाले का फ़ायदा। इसमें सामान लेने वाला बेली, जो सामान लेने वाला होता है बेली, बिना किसी पैसे के सिर्फ दोस्ती या हेल्प के लिए सामान वाले का सामान संभाल रहा होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे ध्रुव आउट ऑफ स्टेशन घूमने जा रहा है 10 दिन के लिए। अब वो अपने एक्सपेंसिव गोल्ड ऑर्नामेंट्स और कैश का बॉक्स क्या करेगा, अपने पड़ोसी रमन के घर रख सकता है। आज के टाइम पे तो भाई ये भी बहुत खतरनाक है कि तुम अपने पड़ोसी पे इतना भरोसा कर रहे हो कि गोल्ड उसे दे दिया और कैश का बॉक्स दे दिया। अब अगले दिन ही भाई वो पड़ोसी के मन में लालच आ जाए और अगले दिन ही बेच वाच का सब कुछ निकल जा पार स्कॉटलैंड या कहीं पर भी, तो क्या कर लोगे। बट यहाँ पे हम प्रैक्टिकली बात करेंगे भाई इसे अपने लॉकर में रख लेना सिर्फ सेफ रहेगा। इससे रमन का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्यों नहीं भाई, अगर वो मतलब सामान लेकर उसका भाग गया तो सोचो तुम, फ़ायदा ही फ़ायदा है, सारा फ़ायदा है ध्रुव का, कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा फिर ध्रुव का। अभी तो यहाँ पे हम इसी के तहत बात करेंगे, सारा फ़ायदा है ध्रुव का, बेलर का, क्योंकि अगर उसको कुछ नहीं करता है सच में अच्छा पड़ोसी हुआ तो उसे संभाल के रख लेगा। इसे कहते हैं फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, सिर्फ सामान लेने वाले का फ़ायदा। यहाँ पे क्या है, इसमें सामान देने वाला बिना किसी पैसे के, बिना किसी सामने वाले की हेल्प करने के लिए और अपना सामान यूज़ करने को देता है। एग्जांपल, तरुण का कल बिजनेस लॉ का एग्ज़ाम है, कर लिया 18th को है मान लो। तरुण का 18th को एग्ज़ाम है, 17 तारीख की बात है। 18th को उसका एग्ज़ाम, 17 को अपने दोस्त मोहित के घर जाता है और कहता है कि यार मुझे अपनी लॉ की बुक एक रात के लिए पढ़ने को दे दो। और मोहित ने बुक दे दी। इसमें मोहित बेलर का कोई फ़ायदा नहीं है, बट फ़ायदा किसका है, लेने वाले का। सारा बेनिफिट है तरुण का, क्योंकि तरुण ने वो बुक लिया, क्योंकि उसका अगले दिन एग्ज़ाम है। वो लॉ से पढ़ाई कर लेगा बुक से और अच्छे मार्क्स लेके आ जाएगा। बट बुक से आज के टाइम में भाई में बिल्कुल मत ही पढ़ाई करो, क्योंकि इग्नू की बुक से पढ़ाई करने का मतलब है कुछ तुम पढ़ाई करना। तुम भाई की वीडियो देखो, इतने अच्छे से तुम्हें समझा रहा है। ठीक है, हम चलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट बेलमेंट की तरफ। दोनों प्रैक्टिस के बराबर फ़ायदा, दोनों पार्टीज़ का बराबर फ़ायदा, प्रैक्टिस नहीं, दोनों पार्टीज़ का बराबर फ़ायदा। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों लोगों का ही, इसे बैंक के उससे समझाऊंगा आपको, इसमें नहीं ना, इसमें दोनों लोगों का कोई ना कोई कमर्शियल या पर्सनल फ़ायदा जुड़ा होता है। सबसे कॉमन कमर्शियल बेलमेंट इसी में आता है। एग्जाम्पल, आपने अपनी गाड़ी ड्राई क्लीनिंग के लिए शॉप पर दी। ड्राई क्लीनर बेली को क्या फ़ायदा हुआ, उसे काम के बदले पैसे मिलेंगे, और आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपको कपड़े साफ़ हो जाएंगे। दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट। अब इसे ऐसे समझो कि बैंक है, आपने क्या करा, आपने अपना 1 लाख रुपए बैंक में रख दिया 4% के इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, पर मंथ। अब आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपको फ़ायदा हुआ कि उधार से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। बट अब आपका बैंक ये पैसा रख के पूजेगी तो है नहीं, ये बैंक पैसा कर देगी पास। जिस किसी ने बैंक कार्ड, उसका कार वगैरह का लोन लिया, बैंक ने उसे पैसा दे दिया 8% पे। तो बैंक को फ़ायदा हुआ 4% का, आपको फ़ायदा हुआ 4% का। ये हो गया म्यूचुअल बेनिफिट बेलमेंट। दैट्स इट यार, कितना तो ईजी है, बहुत ईजी है। अब हम चलते हैं क्राइटेरिया बी की तरफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, पैसे का लेन देन एक बेसिस पर। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, ग्रेजुएटर्स बेलमेंट बिना किसी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जिसमें ना तो कोई भाड़ा होता है, रेंट दिया जाता है, और ना ही कोई फीस चार्ज होती है।
ये प्योरली दोस्ती, ट्रस्ट या सोशल रिलेशन पर चलता है। इसमें अगर बेली को कोई बड़ा नुकसान होता है सामान के डिफेक्ट से जो बेलर को पता था और पर उसने बताया नहीं, तो बेलर लाइबल नहीं, इसमें बेलर लाइबल होता है। एग्जाम्पल, अपने दोस्त को अपने बाइक 1 घंटे के लिए राइड करने के लिए फ्री में दे दी और उसने तोड़ ताड़ के आपको ला के दे दी उल्टी, बस। अब नॉन ग्रेचुइट्स क्या होता है? रिवॉर्ड पेमेंट, पैसा वाली डील। यहाँ पे क्या होता है? ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ सामान के पोजीशन बदले में पैसा, रेंट, हायर चार्ज और फी होता है, जैसे लेना देना। अगर सामान में कोई भी डिफेक्ट निकला, भले ही सेलर, ओके, एक सेकंड आपको भी समझाता हूँ। ये आपको समझाता हूँ ना मैं, कि अगर कोई भी सामान, मतलब जैसे आप सपोज करो कि आपने आपकी शूटिंग है कहीं पे, हाँ आपकी शूटिंग है कहीं पे, XYZ आपकी शूटिंग है, और आपने एक कार रेंट पे ली 10,000 रुपये के लिए, पूरे दिन के लिए कार रेंट पे यहाँ से आपने ले ली। अब आपने जब कार रेंट पे ले ली तो उसमें क्या हुआ? डिफेक्ट निकला। बट अब भैया, आप जब डिफेक्ट निकला तो आप किसके पास जाओगे? जहाँ से आपने कार रेंट पे ली वहीं पर तो जाओगे, अब ये कार वाले के पास जाओगे। आप जाओगे जहाँ से आपने रेंट पे कार ली थी, कि भाई ये चीज़ है, आपने पैसे भी दिए थे, क्योंकि फ्री की चीज़ तो है नहीं। अब आपने उसे 10,000 रुपये दोगे, तो आप अगर कार में कोई भी दिक्कत, मतलब फ्री प्रॉब्लम होगी, तो आप उसके पास जाओगे ना, कि भाई देखिए मैंने 10,000 रुपये दे भी रहा हूँ और तुझे दिक्कत भी आ रही है। बट अगर वहीं पर इसे यहाँ से समझोगे, तो मान लो आपने किसी दोस्त से अपनी गाड़ी ली फ्री में, कि यार दोस्त से मिलने जाना है तो मेरे को अपनी मस्टैंग दिखा दे, उसने दे दी। अब उसमें दिक्कत है तो आप उससे लड़ नहीं सकते ना केस कर सकते हो, क्योंकि गाड़ी तो भाई उसी की है, उसने तो आपको दोस्ती यारी में दी है। तो ये होता है आपको ग्रेचुइटस, ये होता है नॉन ग्रेचुइटस। पैसे वाली चीज़, ये बिना पैसे वाली चीज़ नहीं, ये पैसे वाली, ये बिना पैसे वाली, ये बिना पैसे वाली, ये पैसे वाली, दैट्स इट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका टॉपिक 6, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को उनके बनने, क्रिएशन और उनके पूरे होने, परफॉर्मेंस, एक्सिक्यूशन के तरीकों के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, इसमें होता है कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले हम एक्सप्रेस पढ़ते हैं, फिर मैं आपको ये बता दूँ। इम्प्लाइड, एक्सप्रेस में क्या होता है कि रिटन वर्ड से बनता है ये। जब एक कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स एंड कंडीशन साफ साफ बोलकर ओरल या पेपर पर लिखे जाते हैं, रिटर्न तय किया जाता है, तो वो उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कि उसमें चीज़ें एक्सप्रेस हो रही हैं। लोग कहता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में धुंधलापन, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है धुंधलापन, बहुत कम होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के पास रिटर्न या वर्बल प्रूफ है। एग्जाम्पल, ध्रुव ने नोएडा सेक्टर 168 वाला स्टडी लाइब्रेरी स्पेस रेंट पर देना चाहता है। वो एक टेनेंट के साथ प्रॉपर स्टैम्प पेपर पर रिटर्न एग्रीमेंट बना लेता है, कि साइन करता है, जिसमें रेंट अमाउंट, डेट, रूल्स लिखे होते हैं। अब यहाँ पे अगर ये रेंट एग्रीमेंट जो बना था, अगर ये वाली कंपनी जो है स्टडी लाइब्रेरी स्पेस, मतलब जो एक टेनेंट के साथ मैंने एग्रीमेंट किया है, अगर वो कोई भी चालाकी करता है, तो मैं उससे कोर्ट पे केस कर सकता हूँ स्टैम्प पेपर दिखा के, भाई देखो यहाँ पे हमारी इतने पैसे में इतने तारीख को ये रूल्स पे बात हुई थी, कि यहाँ पे ऐसी मतलब गंदगी नहीं होगी, या कोई भी मतलब रूल कैसे भी हो सकता है, और इस टेनेंट ने वो चीज़ें फॉलो नहीं की, तो मैं इससे कंपनसेशन मांग सकता हूँ, केस कर सकता हूँ उसको 2 करोड़ CR का, 1 करोड़ का, जितने का मतलब चाहूँ उतने का केस कर सकता हूँ, कि भाई हमारे पास स्टैम्प पेपर है और उसने ये चीज़ें नहीं मानी, तो आप इसे अभी ऑर्डर करो कि ये चीज़ें माने, तो उसे माननी पड़ेंगी वो चीज़ें एट एनी कॉस्ट। अब हम चलते हैं इम्प्लाइड ऑफर की तरफ। इम्प्लाइड ऑफर में क्या होता है? कंडक्ट और बिहेवियर से बनता है ये, इसमें रिटर्न ओरल कुछ नहीं होता। ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी स्पोकन या रिटर्न वर्ड के बनता है। यहाँ पार्टीज़ के एक्ट, बिहेवियर, सिचुएशन के ट्रांजेक्शन से खुद ब खुद ट्रिगर हो जाता है। डीप एग्जाम्पल इसका, अगर आप एक रेलवे स्टेशन पर उतरे हो, एक कुली रेलवे पोर्टर बिना आपसे कुछ बोले आपका सूटकेस उठाता है और टैक्सी स्टैंड की तरफ चलने लगता है, आप भी उसे मना नहीं करते और उसके पीछे पीछे चल देते हो। आपका उसे मना ना करना, आपका कंसेंट देना है, और उसके पीछे पीछे चलना इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, कि हाँ आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ मैं कुली को पैसे दूंगा। अब टैक्सी स्टैंड पहुंचने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने आपसे कब कहा कि आप मेरा सामान उठाकर वहाँ दो। आपको कुली को उसकी सर्विस का चार्ज देना पड़ेगा। आप कुली इसके लिए आप केस, मतलब केस तो क्या ही करना है यार, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है बहुत समझने के लिए आपके लिए, कि अगर आपने उसे नहीं रोका तो आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे। पे नहीं कह सकते कि मैंने तेरे से थोड़ी बोला था कि मेरा सामान उठा के वहाँ पे रख, आप रोक भी तो सकते थे जब आपको वो सामान उठा रहा था। तो ये आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले उसकी तरफ, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन, काम पूरा होने के बेसिस पर। इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों तरफ से काम 100% ख़त्म।
मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों ही पार्टीज़ ने अपने अपने वादे और लीगल ऑब्लिगेशंस 100% पूरे कर दिए हैं। अब किसी भी पार्टी का कोई भी काम पेंडिंग नहीं बचा है। एग्जाम्पल, आप एक बुक स्टोर पर गए, आपने दुकानदार के 200 रुपये कैश दिए और उसने आपको बिजनेस लॉबी COC 133 की गाइड दे दी, बातें ख़त्म, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ये होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने पैसे दिए, उसने आपको बुक दे दी, काम ख़त्म। अगला होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब काम का भविष्य में होना बाकी है। एक मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों ही पार्टीज या फिर किसी एक पार्टी के एक काम परफॉर्मेंस आने वाले फ्यूचर डेट पर होने अभी बाकी है। इसको 2 सब टाइप्स होते हैं, बायलैटरल दोनों तरफ से पेंडिंग और यूनिलैटरल एक तरफ से पेंडिंग। एग्जांपल, मतलब मान लो मैंने एक ऑनलाइन कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से एक प्रीमियम डिजिटल मार्केटिंग पोस्टर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर बनवाया, मैंने उसे क्रेडिट कार्ड से इमीडिएट पेमेंट कर दी, ध्रुव का पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, पर सॉफ्टवेयर की डिलीवरी अगले 3 साल बाद होनी है, सेलर का पार्ट एग्जीक्यूटरी है। यह एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा ईजी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी बहुत अच्छे से। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऊपर से जा रहा होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपके ऊपर से जा रहा है, क्योंकि मैं इतनी ईजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हैं कि कोई भी इंसान अगर मेरे को बस सुन भी रहा है ना आँख बंद करके भी, तो भी उसे समझ आ जाए कि हाँ भाई एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, ये सब चीज़ें उसको समझ आ जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7, रजिस्ट्रेशन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टाइप्स। ये क्वेश्चन भी मैंने देखा था, बहुत बार रिपीट हुआ था, मैंने ये असाइनमेंट की उसे डाल दिया था कि हाँ भाई ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आना ही चाहिए। ओके, चलते हैं अपने रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यह क्या क्यों ज़रूरी है, क्या ये ज़रूरी है और है तो क्यों ज़रूरी है। लो कहता है कि इंडिया में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, मर्जी पर निर्भर करता है, कंपलसरी नहीं है ये चीज़। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो लॉ आप पर ऐसी पाबंदियाँ डाइसेबिलिटीज़ लगा देता है कि आपका बिजनेस चलना मुश्किल हो जाता है। जैसे नॉन रजिस्ट्रेशन के नुकसान भी बता देता हूँ आपको। नो शूट बाय पार्टनर अगेंस्ट द फर्म, कोई भी पार्टनर आपसे एक झगड़े में एक दूसरे पर या फर्म पर केस नहीं कर सकता। नो शूट बाय द फर्म अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, अगर कोई बाहर का कस्टमर या कंपनी आपका पैसा डुबा देती है तो अनरजिस्टर्ड फर्म उस पर कोर्ट में केस नहीं कर सकती। थर्ड, नो सेट ऑफ क्लेम्स, फर्म 100 रुपये से ऊपर का कोई सेट ऑफ क्लेम कोर्ट में नहीं कर सकती। डीप एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। ए और बी की एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, एक कस्टमर सी उनसे 50,000 का माल उधार लेता है और बाद में पैसे देने से मना कर देता है, तो क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, ए और बी कस्टमर सी पर कोर्ट केस में फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि अक्लमंदी इसी में है कि फर्म रजिस्टर करवा लेनी चाहिए थी। अब अगर वो केस करेंगे तो उनसे कोर्ट कह देगी आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया था। अब वो ये चीज़ तो कह नहीं सकते कि पैसा मतलब ये कॉस्टली है या कुछ भी है। इनको क्या करना पड़ेगा, चुपचाप उसी से बात करनी पड़ेगी जिन्होंने उसका पैसा डुबाया है, जिसने माल खरीदा है सी से। इसीलिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। मैं आपको दोनों ही समझा देता हूँ, है ना। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पहले आप ये समझो फिर ये समझो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब है सिर्फ पार्टनर्स के आपस के पुराने रिलेशन और एग्रीमेंट टूटना। जैसे किसी नए पार्टनर के आने या पुराने के जाने, इसमें बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस चलता रहता है। ये पार्टनरशिप होती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर के बीच की बात। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि फर्म का हर एक पार्टनर एक दूसरे से अलग हो चुका है, बिजनेस हमेशा के लिए परमानेंट बंद हो गया है, सारे एसेट बेच जाएंगे, लाइबिलिटीज़ चुकाई जाएंगी, एसेट बेच कर आपस में डिवाइड करे जाएंगे, ABCD 4 बंदे हैं तो चारों में डिवाइड करे जाएंगे वो। अब ऐसा नहीं है कि वो मतलब ये क्या हो रहा है इसमें, कुछ नहीं सॉरी यार, लैग कर रहा है क्या, सॉरी पता नहीं लैग कर रहा है थोड़ा सा, वीडियो लंबी हो रही है ना थोड़ा, इसलिए कुछ नहीं चल। हाँ, तो उसको क्या था, हम क्या पढ़ रहे थे हम, हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप मतलब होता है कि बस पार्टनर्स के बीच में, मतलब A और B, C और D के बीच में कोई मतलब मतभेद हो गया है, कोई बात हो गई और D आने वाला था या B जाने वाला था, आपस के बीच की बात है। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब पूरी कंपनी ही बंद हो रही है, जितने भी एसेट बेचे जाएंगे बंद, परमानेंट बंद हो रही है वो चीज़, इसी को डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। टाइप ऑफ पार्टनरशिप समझ लेते हैं। पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, अपनी मर्जी की पार्टनरशिप, इसमें पर
पार्टनरशिप कितने टाइम तक चलेगी, किसकी कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती। जब तक पार्टनर्स में प्यार है बिजनेस चलेगा। इसको डिसॉल्व करने के लिए कोई भी एक पार्टनर बाकी सबको एक रिटर्न नोटिस भेजकर फर्म बंद कर सकता है। इसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब खास काम के लिए। ये किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या फिक्स टाइम के लिए बनाई जाती है, जैसे कि वो प्रोजेक्ट ख़त्म या टाइम पूरा होता है, पार्टनरशिप खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। एग्जाम्पल, दो कॉन्ट्रैक्टर ने मिलकर एक ब्रिज बनाने की पार्टनरशिप की। ब्रिज बनने के बाद पार्टनरशिप ख़त्म। ब्रिज नहीं बना तो पार्टनरशिप फिर भी चालू रहेगी, बट अगर ब्रिज बन ही गया है तो पार्टनरशिप किस काम की, पार्टनरशिप तो ख़त्म होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 क्या है? कोरिलेशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। ये चारों एक ही टर्म मतलब थोड़े सिमिलर है, तो मैंने एक ही जगह पे रख के और आपको चारों समझा दूंगा। कोरिलेशन, अंडर इन्फ्लुएंस और ये फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। लिख देता हूँ, नीचे कर देता हूँ मैं। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। ओके, हम समझते हैं। सेक्शन 15, जान माल का डर, फिजिकल फोर्स मतलब फिजिकल फोर्स लगाना एक तरह से। डीप लीगल कॉन्सेप्ट कहता है जब आप किसी को मारने की, पीटने की, गन पॉइंट पर रखने की, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने की या आईपीसी इंडियन पेनल कोड के अंदर कोई गैरकानूनी काम करते हैं, धमकी देकर साइन करवाते हैं, इसमें सुसाइड करने की धमकी देना भी कोरिलेशन माना जाता है, तो आप पर केस किया जा सकता है। ठीक है, डीप एग्जाम्पल समझते हैं इसका। एक गुंडा ए एक बिजनेसमैन बी को के बेटे को किडनैप कर लेता है और कहता है कि अपनी लग्जरी कार मेरे नाम 10,000 रुपये में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, नहीं तो तेरे बेटे को मार देंगे। डर के मारे अगर बी साइन कर भी देता है तो एक कोरिलेशन के अंदर आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बी का वैलिड नहीं होता, वो वॉइडेबल डिक्लेयर कर दे जाता है। इसी को कोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ आपके करवाई जाइए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, वो सिमिलर है उससे जैसे। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस कहता है सेक्शन 16 के तहत दिमागी दोष और मेंटल प्रेशर के तहत कोई भी चीज़ करवा लेने। जैसे डीप लीगल कॉन्सेप्ट कहता है कि ये फिजिकल नहीं होता, मेंटली प्रेशर होता है, कि ये तब होता है जब दो लोगों के बीच एक ऐसा रिलेशन हो जहाँ एक पर्सन ऊंची पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन पर बैठा हो और वो दूसरे के दिमाग को कंट्रोल करके उसके साथ गलत या अनफेयर एडवांटेज कर देता है। जैसे कि डॉक्टर पेशेंट के साथ, टीचर स्टूडेंट के साथ, लॉयर क्लाइंट के साथ, स्पिरिचुअल गुरु के साथ। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। एक बूढ़ा बीमार आदमी अपने डॉक्टर पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। डॉक्टर कहता है कि अगर तुम अपनी 20 लाख की ज़मीन मेरे नाम सिर्फ 1 लाख में नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट बंद कर दूंगा। बूढ़ा आदमी डर के मारे साइन कर देता है, तो यहाँ डॉक्टर को अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया गया है। वो अभी भी वॉइडेबल ही रहेगा, वो ज़मीन उसके नाम बेशक होगी, पर अगर डॉक्टर चाहे तो इलाज के बाद अगर कोर्ट में पिटिशन दाखिल करेगा तो वो ज़मीन वापस ले सकता है, क्योंकि उसने अपने होश हवास में थोड़ी खरीदी थी, उसके उस पर तो प्रेशर दिया गया था। उसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। अब हम चलते हैं फ्रॉड की तरफ। फ्रॉड तो आपको सबको पता है, आए दिन लीगल कितने डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं टेलीग्राम पे, दुनिया भर के। गेमिंग फंड में कितना, अब जैसे आपने देखा Dream11 कंपनी को बैन कर दिया, पर बैन कब करा? जब वो 10,000 करोड़ की कंपनी बन गई। 10,000 करोड़ की कंपनी बनने के बाद उसे बैन कर गया। अगर पहले बैन कर देते हैं, जितना पैसा उन्होंने इंडिया के यूथ से कमाया था वो सारा पैसा उन्हें वापस करना चाहिए था ना, अब जैसे उन्होंने बैन कर दिया, तो बट उन्होंने कुछ नहीं करा, उसे बैन कर दिया। कब? जब वो 10,000 करोड़ की कंपनी बन गई तब। गलत है भाई, गलत है। अगला है सेक्शन 17 के तहत जानबूझ कर किया गया धोखा या इंटेंशनल लाई। ये आपको सबको पता होगा। जब आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाना है, लूटने के इरादे से इंटेंशनली उससे जानबूझ कर कोई ऐसा झूठ बोलते हो जो आपको पता है कि झूठ है, या किसी माल के बारे में नहीं बताते, झूठे सेल कर देते हो, तो उसी को फ्रॉड के अंदर काउंट किया जाता है। जैसे अमित अपनी घोड़ी बेच रहा है और वो साफ जानता है कि घोड़ी अनसाउंड माइंड, पागल है। अमित उससे पूछता है कि क्या ये घोड़ी ठीक है, और हम जानबूझ कहता है हाँ भाई घोड़ी एकदम ठीक है, तो इसे खरीद ले, और वो खरीद लेता है। तो ये है एक फ्रॉड के अंदर काउंट हो, क्योंकि उसने नहीं बताया कि वो घोड़ी पागल है। अब हम चलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन की तरफ। सेक्शन 18 कहता है अनजाने में बोली गई गलती, इनोसेंट मिस्टेक। इसमें आपका इरादा, इंटेंशन सामने वाले को धोखा देने का बिल्कुल नहीं होता। आप खुद सच्चाई से अनजान होते हैं और बात आपको लगता है कि सच है, वहीं आप सामने वाले को बता देते हैं कि, पर बाद में वो बात झूठ निकलती है। तो इसमें फ्रॉड की तरह फाइन डैमेज नहीं लगते, बस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता था कि यार वो गलत है। एग्जांपल, मेरे पास एक स्कूटर है, मेरे को लगा कि यार स्कूटर का इंजन एकदम ओरिजिनल और जेन्युइन है, क्योंकि उसने कभी किसी से ऐसे ही खरीदा था। ज़रूर अब मैं किसी और को सेल करता हूँ और मैं बोलूँ यार एकदम जेन्युइन है, अब उसको बाद में पता लगे कि यार ये तो ख़राब था, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर आएगा, फ्रॉड के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था ना कि वो ख़राब है। अगर मेरे को पता होता तो मैं उसे पहले से बता देता। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉपिक नंबर 9, बेलमेंट, काइंड और ड्यूटीज ऑफ बेली। ये समझते हैं, इसके बाद शॉर्ट नोट्स हैं शायद। हाँ थोड़ा सा, अब वीडियो बहुत थोड़ी सी बची है यार।
ओके, सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग बेलमेंट में गुड के अकॉर्डिंग बेलमेंट के कुछ वो हैं जो ड्यूटीज़ ऑफ बेली हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ना। टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स सेक्शन 151 के अंदर आता है। नॉट टू मेक अनऑथराइज केस ऑफ गुड्स सेक्शन 154 के अंदर आता है। नॉट टू मिक्स बेली नॉट टू मिक्स बेली गुड्स विद हिज ओन सेक्शन 155 से 157 के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि बेली की सबसे पहले जिम्मेदारी है कि वो सामने वाले के सामान का ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखे जैसे एक आम इंसान अपने खुद के एक्सपेंसिव सामान का रखता है। अगर वो केयरलेस दिखाएगा और किसी भी उसे हर्जाना देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आपने अपना लैपटॉप अपने दोस्त को चलाने के लिए दिया, दोस्त ने उसे रात को छत रूफ पर बारिश में खुला छोड़ दिया और लैपटॉप ख़राब हो गया, तो जिम्मेदारी है आपके दोस्त की, क्योंकि उसने वो चीज़ करी है तो वो आपके पैसे देगा। अगला है नॉट टू मेक अनऑथराइज के यूज़ ऑफ गुड्स, मतलब सामान जिस पर्पज़ के लिए मांगा गया है सिर्फ उसी पर्पज़ में उसे यूज़ होना चाहिए, उसका कोई पर्सनल या अलग गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जांपल में इसका, ए ने बी को उसकी कार सिर्फ ऑफिस जाने के लिए मांगी थी, बी ने उस कार को लेकर दोस्तों के साथ रेसिंग स्टंट करना लगा जिससे कार के एक्सीडेंट हो गया। बी ने अनऑथराइज यूज़ किया था इसलिए वो पूरा डैमेज चुकाएगा, क्योंकि उस बिना बताए वहाँ चला गया ना पार्टी वगैरह करने। अब अगला आता है नॉट टू मिक्स बेली गुड्स विद हिज ओन गुड्स। अब बेली अपने खुद के पर्सनल सामान के साथ बेली के सामान को आपस में मिक्स नहीं कर सकता, सामान अलग और आइडेंटिफेबल रहना चाहिए। अगर मिक्स करना ही है तो बेली को परमिशन चाहिए होगी। वैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ए ने बी को 10 बैग हाई क्वालिटी कश्मीरी व्हीट गेहूँ दिए संभालने के लिए। अब बी ने उससे बिना पूछे अपने सस्ते नॉर्मल गेहूँ के ढेर में मिला दिए और अब अलग अलग करना इम्पॉसिबल है। बी को ए के पूरे कश्मीरी व्हीट का नुकसान भरना पड़ेगा। इसी को कहते हैं नॉट टू मिक्स बेल इज गुड विद हिज ओन गुड्स। अब क्वेश्चन 4 नंबर है टू रिटर्न द गुड्स टू ऑन टाइम। अब जैसे कि वो फिक्स टाइम पूरा हो जाए या किसी काम के लिए सामान लिया था वो काम ख़त्म हो जाए, तो बेली की ड्यूटी है कि वो बिना मांगे खुद जाकर वो सामान बेली को सही सलामत लौटा दे, वेट ना करे कि वो मांगेगा। जैसे आपने टेलर को कपड़े दिए सूट सिलने के लिए और तय हुआ था कि 15 जून को डिलीवरी होगी, टेलर की ड्यूटी है कि 15 जून को सूट रेडी करके आपको दे दे। अगर वो बिना वजह देरी करता है और उस बीच दुकान में आग लग जाती है तो कपड़े के पैसे टेलर को देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो कहते कि भाई मेरी दुकान में आग लग गई, तो आप अगर 12 को आग लग जाती है तो भी उसी को करने पड़ेंगे। बट अगर 15 को टूटती और 17 को जा रहा है और 17 को ही आग लग गया तो फिर वो पैसे नहीं देगा, क्योंकि उसने बोला था कि 15 को पैसे अपना सूट ले जा तो वापस, तो 15 को क्यों नहीं लेने आया था। इसी को कहते हैं कि टू रिटर्न द गुड ऑन द टाइम। ये सेक्शन 161 के अंदर आता है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं 3-4 आपको शॉर्ट नोट करा दूंगा। इसकी क्या है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ इंडेमनिटी गारंटी एंड एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी सेक्शन 124 के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, नुकसान से बचने वाले के राइट्स। अगर इंडेमनिटी होल्डर पर कोई तीसरा बंदा केस कर देता है तो उसके पास राइट है कि वो इंडेमनीफायर से ऑल डैमेज ऑल कॉस्ट ड्यूटी ऑफ डिमांड यूज़ कर सकता है। जैसे सारे हर्जाना या नुकसान का पैसा क्लेम करे जो उसे कोर्ट ने ऑर्डर पर देना पड़ेगा दूसरे वाले को। ऑल कॉस्ट, केस लड़ने में जितना भी लीगल लॉयर का खर्चा और कोर्ट फीस लगेगी वो सब वसूल करना होगा उसे। ड्यूटी क्या है उसकी, उसका फ़र्ज़ है कि जैसे ही लॉस ट्रिगर हो वो बिना नखरे के पूरे पैसे की भरपाई करे, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी होती है। अब अगला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 के अंदर आता है। राइट ऑफ श्योरिटी, गारंटी के राइट्स, राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट टू इंडेमनिटी, ड्यूटीज़ क्या क्या है श्योरिटी। राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या आता है, अगर मेन डेटर ने पैसा नहीं दिया और श्योरिटी ने बैंक का सारा लोन चुका दिया, तो अब श्योरिटी के पास वो सारी पावर आ जाती हैं जो पहले बैंक के पास थी। अब श्योरिटी खुद क्रेडिटर बन गया और डेटर की प्रॉपर्टी पर केस कर सकता है। राइट टू इंडेमनिटी, श्योरिटी का राइट है कि जो भी पैसा उसने बैंक को दिया है वो एक एक रुपया डेटर से वापस मांग सकता है। ड्यूटीज़ क्या क्या है उसकी, अगर मेन डेटर डिफ़ॉल्ट करे और तो बिना किसी डिले के बैंक को पैसा चुकाना उसकी लीगल ड्यूटी बन जाती है। अब राइट क्या क्या, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ एन एजेंट सेक्शन 182, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज़ क्या क्या है, एजेंट की प्रिंसिपल के डायरेक्शन मेंटेन सीक्रेट प्रॉफिट जीरो अकाउंट संभालना। मतलब प्रिंसिपल के डायरेक्शन का अंदर आता है, प्रिंसिपल ने जैसे काम बोला कानून के दायरे में रहकर वो करना पड़ेगा, अपनी मनमार्जी नहीं चलेगी उसकी। मेंटेन सीक्रेट प्रॉफिट जीरो, अगर बिजनेस के दौरान नीचे से कोई छिपा हुआ कमीशन या पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमा सकता वो, जो भी फ़ायदा होगा प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा उसे। अगर 1000 रुपये एक्स्ट्रा टिप मतलब कुछ भी देखे गया तो उसे प्रिंसिपल को चीज़ बतानी पड़ेगी। अकाउंट संभालना, बिजनेस का एक एक खर्चा और कमाई का सिर्फ हिसाब रखना, अकाउंट मेंटेन करना और मांगने पर प्रिंसिपल को दिखाना। राइट क्या क्या है कि एजेंट के,
राइट टू रिम्यूनरेशन, राइट ऑफ लीन। राइट टू रिम्यूनरेशन के अंदर आता है आपने काम के बदले अपनी तैयारी शुदा सैलरी या कमीशन लेने का हक होता है उसे। राइट ऑफ लीन, अगर प्रिंसिपल एजेंट को उसकी सैलरी या खर्चा नहीं दे रहा तो एजेंट प्रिंसिपल का जो सामान उसके पास है उसे तब तक रोक कर रख सकता है जब तक उसकी पूरी सैलरी उसे नहीं मिल जाती। तो ये सब आपके 10 क्वेश्चंस थे। अब ये 10 है, इसके बाद एक शॉर्ट नोट्स भी हो रहे हैं, वो